नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी अड्डा में। दोस्तों मैं आपको क्या है लूसेंट साइंस से टॉप 2500 क्वेश्चंस के आसपास कवर कराने वाला हूं। एक एक वीडियो में हम टॉपिक वाइज टॉपिक 50-50 60-60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ के साथ मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको अपनी रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको क्या है डेली की डेली जो नोटिफिकेशन है और PDF है वो सारी की सारी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएँ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये साइंस का सबसे पहली यूनिट है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिक्स से, ठीक है। इसकी आप PDF को आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ठीक है, तो विद्युत धारा की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर। मैं आपको क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है ना। और आई एम्पियर जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। आई का क्या है दो फॉर्मूला है, एक तो क्या हो गया Q/T, पहला फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू Q/T, जहाँ पर T क्या है टाइम है और Q क्या है, Q हमारा चार्ज है, ठीक है ना। अगर सिर्फ यूनिट की बात करूँ तो कूलम पर सेकंड भी इसकी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो Q की यूनिट क्या होती है, Q यानी कि चार्ज आवेश, Q की यूनिट कितनी हो गई कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड यानी कि कूलम पर सेकंड। एक फॉर्मूला और होता है I बराबर V/R। V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और R होता है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले हैं। I की SI यूनिट क्या होती है एम्पियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तापमान की SI इकाई क्या है केल्विन, ठीक है। SI इकाई क्या है केल्विन है। इसको सेल्सियस में भी नापा जाता है, ठीक है ना। अगर सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको हम केल्विन में चेंज करना चाहें तो +273 ऐड कर देंगे, ठीक है। 273 डिग्री ऐड कर देंगे तो सेल्सियस से हमें क्या है केल्विन मिल जाता है। सेल्सियस में कुछ भी टेम्परेचर दे रखा हो अगर उसमें हम 273 जोड़ दें तो वो क्या है केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर की SI यूनिट तो केल्विन है, लेकिन इसको हम सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडला। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टाइम? समय की SI इकाई क्या है? तो समय की SI इकाई है सेकेंड, ठीक है। समय की SI इकाई है सेकेंड। नापने को दोस्तों मिनट और आवर में भी नाप सकते हैं, लेकिन जो SI इकाई है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो SI इकाई क्या है सेकेंड है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स? तो SI यूनिट है फोर्स की न्यूटन, ठीक है। फोर्स की SI इकाई क्या है न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F बराबर m/a। m यानी कि मास, a यानी कि एसेलरेशन, मास यानी कि द्रव्यमान और a यानी कि एसेलरेशन त्वरण, ठीक है ना। और इसमें क्या है फोर्स बराबर m/a हो गया और इसको क्या है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि kg तो यूनिट होती है मास की और मीटर पर सेकंड यूनिट होती है एसेलरेशन की। तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है, फोर्स की। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, फोर्स की न्यूटन के साथ साथ फोर्स को क्या है डाइन में भी नापा जाता है। CGS यूनिट इसकी होती है डाइन, ठीक है ना, न्यूटन और डाइन। आगे देख लेते हैं हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन? एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन में डाइन होते हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जाता है कि एक न्यूटन में कितने डाइन है, 10⁵ है, 10�6 है, 10�7 है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है 10⁵। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क? वर्क यानी कि कार्य, कार्य की SI इकाई क्या है? तो कार्य की SI इकाई है जूल, कार्य की SI इकाई है जूल। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डी क्या है डिस्प्लेसमेंट है, एफ क्या है फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं विस्थापन, ठीक है ना। यानी कि एक पॉइंट से मान लो हमारा कोई फोर्स किसी हमने ऑब्जेक्ट पे लगाया और खिसक के दूसरी जगह पे पहुंच गया और 2 मीटर की इसमें डिस्प्लेसमेंट करी है, तो ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू हो जाएगी,
ठीक है। और फोर्स मान लो इसमें क्या है 10 न्यूटन लग रहा है, तो 10 इंटू 2 20 जूल हमारा वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इस चीज़ में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि वर्क डन की ना 3 कंडीशन बनती हैं। एक क्वेश्चन क्या है इस तरह से पूछता है कि वर्क डन जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो 3 तरीके से वर्क हो सकता है। वर्क डन क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है उस केस में। नेगेटिव में फोर्स मान लो मैं इस तरफ लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रही है। जैसे मैं ब्रेक की बात कर रहा हूँ, ब्रेक लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रेक लगा रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, उससे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या है नेगेटिव वर्क डन होता है। और जीरो, मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मान लो फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री पे हो रही है। जैसे अगर हम सैटेलाइट की बात करें, पृथ्वी है, पृथ्वी पर मान लो सैटेलाइट ऊपर से घूम के जा रही है और ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो उस केस में उस केस में क्या है वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। इसको मैं आपको एक फॉर्मूले से बता दूं, डब्लू बराबर जो असली में फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा, अगर मैं बात करूं जो मैंने कहा कि इसी एक ही डायरेक्शन फोर्स लग रहा है तो थीटा उस केस में 0 डिग्री हो जाएगा, उस केस में 0 डिग्री हो जाएगा। अगर अपोजिट की बात करूं तो उसमें 180 डिग्री हो गया। अगर मैं बात करूं कि जीरो कब होता है तो 90 डिग्री पे हो गया, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, अगर जीरो हो तो क्या है वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहता है, अगर 180 हो तो नेगेटिव हो जाता है। अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस केस में क्या है हमारा वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो जो कंडीशन है मैं आपको बता दी कि वर्क डन क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों तरीके से हो सकता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की रेज टू पावर -10 मीटर होते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एंगस्ट्रॉम को ऐसे और ऊपर इस तरह से बिंदु बना देते हैं, डॉट गोला, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में पूछना चाहें तो 100 का इंटू कर दो, 100 का इंटू करेंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, है ना। नेगेटिव है, नेगेटिव में प्लस पावर 2 जोड़ेगी तो 2 पावर कम हो जाएगी, यानी कि -8 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम मीटर की बात करें तो 10 की पावर -10 और सेंटीमीटर की बात करें तो 10 रेज़ टू पावर -8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। ये देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एक माइक्रोन में 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर होते हैं। अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो इसमें क्या है 2 पावर कम हो जाएगी, यानी कि -4 लिख देंगे तो इतना सेंटीमीटर। तो एक माइक्रोन में 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर होते हैं और 10 रेज़ टू पावर -4 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो पहली चीज़ ये है कि जो प्रकाश वर्ष है ये यूनिट किसकी होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो ये चीज़ आपको बता रहे हैं, ये दूरी की क्या है इकाई है, डिस्टेंस की। लाइट ईयर, नाम से ईयर न समझ में आ रहा है लेकिन हम क्या है इसको टाइम न समझकर डिस्टेंस समझें। लाइट ईयर क्या है डिस्टेंस की यूनिट होती है और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आगे देख लेते हैं। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन गए। एक तो क्या है ये दूरी ये इकाई होती किसकी है, तो ये इकाई है दूरी की, यानी कि डिस्टेंस की। अगर वैल्यू की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15। आगे देख लेते हैं पारसेक। पारसेक में ये भी इकाई डिस्टेंस की होती है। पारसेक इकाई किसकी होती है, डिस्टेंस की, ठीक है। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अगर मीटर की बात करें तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील में कितने मीटर होते हैं, तो 1852 मीटर और 6020 फीट, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर किलोमीटर की बात करें तो पॉइंट लग जाएगा तो 1.852 किलोमीटर।
एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो देखो मैं जो एग्जाम के हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो उनकी डेफिनेशन, किसी परिभाषा जाननी हो तो परिभाषा भी, जो कंडीशन है वो सारी के सारी इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, अगर आपको क्या है बाकी वीडियोस भी कवर करनी है तो टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, साथ के साथ आपको PDF भी मिलेगी ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, एक ही वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके 50-50 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, तो 25-30 वीडियो में पूरा का पूरा जो साइंस है लूसेंट से वो अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप किसी भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हेल्प मिलेगी हमारी वीडियोज़ से। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। तो फुट क्या है, एक पैर लंबाई, 1 फुट की लंबाई की इकाई है। 1 फुट जो है लंबाई की इकाई है, जो ठीक 12 इंच या 0.3048 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो फुट क्या है, एक लंबाई की इकाई है जो बराबर होता है 12 इंच के, और अगर मीटर की बात करें तो 0.3048 मीटर। ठीक है, तो दो चीज़ों को पता चल गई। अगर 1 फुट में इंच की पूछे तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, अगर मीटर की बात करें तो 0.3048 मीटर होते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। 1 पाउंड में कितने केजी होते हैं। तो 1 पाउंड में केजी होते हैं 0.4537 केजी, 0.4537 केजी। ठीक है, पाउंड भी यूनिट क्या है, वज़न की होती है, लेकिन वज़न को हमने कन्वर्ट करना हो तो 0.4537 केजी से इंटू कर लेंगे। मान लो आपसे पूछा क्वेश्चन में कि 2 पाउंड में कितना केजी होता है, तो आप 2 से इंटू कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। अगर सेंटीमीटर पूछे तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, है ना, 2 पावर बढ़ा दी। अगर माइक्रोन में पूछे तो 10⁻³ माइक्रोन, 10⁻³ माइक्रोन। क्यों, माइक्रोन को भी तो हम क्या है 10⁻6 कहते हैं, तो -6 मीटर कहते हैं। तो देखो कितना हो गया, -9 ही तो हो गया ये टोटल। तो 1 माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होते हैं। अगर नैनोमीटर से माइक्रोन में जाना हो तो 10⁻³ कर देंगे। क्योंकि 10⁻6 पावर जो अलग है इसको हम माइक्रोन लिख सकते हैं, तो 10⁻³ माइक्रोन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें 3 तरह से मैंने आपको बता दिया, मीटर, सेंटीमीटर और माइक्रोन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि क्या है, वेग। अब वेलोसिटी क्या आपको बता दूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी V बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो क्या ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अपॉन समय। और यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट तो मीटर हो गई, और सेकेंड क्या है, टाइम की यूनिट हो गई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, विस्थापन भी एक सदिश राशि होती है। ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों तरह से हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एसेलरेशन। एसेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण की SI इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि एसेलरेशन होता क्या है। एसेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसकी दर, उसका रेट, वो त्वरण कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु के त्वरण को वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर वेलोसिटी घट रही है यानी कि एसेलरेशन नेगेटिव है, उस केस में एसेलरेशन को एसेलरेशन न कहकर रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर ऋणात्मक है त्वरण तो उसे मंदता कहते हैं, यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उस केस में जो स्पीड बढ़ाने की जो दर है वो एसेलरेशन कहलाएगी। अगर स्पीड घटा रहे हैं तो स्पीड घटने की जो दर है वो रिटार्डेशन होती है। यूनिट दोनों की सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की SI यूनिट क्या है, मोमेंटम की SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। मोमेंटम की जो यूनिट है, मोमेंटम की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू बी, एम यानी कि मास, v यानी कि वॉल्यूम। ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो फॉर्मूले के हिसाब से जान लें, ये फॉर्मूला बराबर हो जाएगा m के, यानी कि मास के। ठीक है। अब मोमेंटम होता क्या है, संवेग होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है। तो क्या है, द्रव्यमान और रेखीय वेग का गुणनफल क्या है, संवेग कहलाता है। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में 119.24 लीटर होते हैं। ठीक है। बैरल क्या है, जो कच्चा तेल होता है उसको नापने की एक यूनिट है। तो एक बैरल में 119.24, ज़्यादातर आपको 119 मिल जाएगा ऑप्शन में, तो 119 भी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, आवेग। आवेग की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड NS। ठीक है। इम्पल्स बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। आवेग बराबर बल इंटू समय, बल गुणा समय। ठीक है। और ये होता क्या है कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट पे बहुत थोड़े से टाइम के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं, उस केस में जो क्या है, इम्पल्स उस केस में बनता है। ठीक है। तो आवेग की इकाई क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की एसआई इकाई क्या है, जूल। ठीक है। अर्ज भी इसकी यूनिट होती है, और लेकिन अगर हम एक जूल से अर्ज में जाना हो तो एक जूल में 10⁻7 अर्ज होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक जूल में कितने अर्ज होंगे, तो 10⁻7 अर्ज होते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो वॉट है। ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड भी इसकी इकाई मानी जाती है। ठीक है। और हॉर्स पावर भी इसकी इकाई है, किलोवाट आवर भी इसकी इकाई है। अब इसमें किस में कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको देख लेते हैं, कि इसमें देखो एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो 746। एक किलो वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको साथ के साथ रिविजन भी करते चलना है, ताकि आपको साथ के साथ याद हो जाए ये। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रेशर यानी कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो देखो दाब की एसआई इकाई है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला होता है प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखो फोर्स क्या हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर को, अगर मैं एरिया की वैल्यू 1 मान लूँ, एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर मान लूँ, तो प्रेशर और फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि अपॉन 1 करेंगे तो फोर्स और प्रेशर बराबर हो गए। तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर के बराबर होता है ना। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लग रहा है वो प्रेशर के बराबर होगा। तो इसलिए डेफिनेशन यही तो है कि दाब को क्षेत्र की इकाई सतह पर समान रूप से कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट सरफेस ऑफ एरिया, है ना, ऊपर की तरफ से एक्ट कर रहा है किसी एरिया पे, तो इसको हम क्या है, प्रेशर कहते हैं। यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, और न्यूटन है, और अपॉन में क्या है उसका एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे पास्कल से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है एक एटीएम, ये भी प्रेशर की यूनिट है। एक एटीएम में कितने बार होते हैं या कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, तो एक एटीएम में 1.01 बार होते हैं। बार भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। और अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करें तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये कन्वर्ट करने को भी आ सकता है कि एक एटीएम में कितने बार होते हैं, तो 1.01, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात करें तो 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व की एसआई इकाई क्या है, तो देखो घनत्व का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन आयतन, यह क्या होता है, एसआई इकाई होती है घनत्व की। और यूनिट क्या होगी इसकी, केजी पर मीटर क्यूब,
केजी पर मीटर क्यूब। मास की यूनिट तो केजी हो गई और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब हो गई, है ना। तो मास पर वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब। आगे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि सतह तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन, किसी भी सतह पर जो टेंशन होती है, तनाव होता है, उस केस में जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति की इकाई क्या है, तो हर्ट्ज है। ठीक है। अभी हम ये पहली वीडियो में यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो आगे आने वाली वीडियोस हैं इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यूनिट पे बात कर रहे हैं ताकि आपको क्या है, एक ही वीडियो में सारे के सारे टॉपिक की तैयारी हो सके। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपको ज़्यादातर आपने देखने को मिला होगा डेसिबल, लेकिन इसकी साथ में इकाई दो और है, फोन और बेल, फोन और बेल। ठीक है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि चार इकाई दे रखी है, चौथी अलग है। ठीक है। तो उससे पूछेगा कि कौन सी इकाई नहीं है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए डेसिबल, फोन और बेल, ये तीनों इकाई इसकी होती हैं। नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई क्या है। ऊष्मा की देखो तीन इकाई हैं, BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट, कैलोरी और जूल। ठीक है। ये तीन यूनिट होती हैं ऊष्मा की। अगर एक कैलोरी की बात करें तो एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। ये इस तरह से कन्वर्ट करने को भी पूछा जाता है कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.186। ठीक है। और इसी के साथ में बात करें कि एक BTC में कितने कैलोरी होते हैं, BTM में, एक BTM में कितने होते हैं, 252 कैलोरी। ठीक है। 252 कैलोरी एक BTU, एक BTU में कितने कैलोरी होते हैं, 252 कैलोरी। आगे देख लेते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी, तभी हमने कैलोरी से जूल में देखा। अगर वापस जूल से कैलोरी में जाना हो तो 0.239 कैलोरी। ठीक है। अभी ऊपर हमने देखा था एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। ठीक है। अब के क्वेश्चन में क्या है, एक जूल में कितने कैलोरी हैं, तो एक जूल में 0.239 कैलोरी होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द SI यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, केजी कैलोरी के पर केजी डिग्री सेल्सियस होता है। या इसके अलावा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर केजी केल्विन भी होता है। और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, तो किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यानी कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या किसी की भी हम जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या है, जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन सब्जेक्ट थ्रू 1 डिग्री। ठीक है ना। वही मैं आपको बताया कि किसी भी सब्सटेंस की अगर उसका मास यूनिट मास है, यूनिट मास यानी कि 1 kg या 1 ग्राम, इस तरह से क्या है, एक उसका मास का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है। तो दो तरह से इसकी यूनिट होती है, आपके साथ साथ नोट कर लें इसका। ठीक है। आगे है, इससे आगे, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस होती है डायोप्टर, P बराबर होता है 1/f। F क्या है, फोकल लेंथ, F क्या होती है, फोकल लेंथ। ठीक है। अब फोकल लेंथ देखो, आप जानते होंगे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की क्या है, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो पावर भी उसकी पॉजिटिव हो गई, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। कॉनकेव यानी कि अवतल, अवतल लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी और उत्तल लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। कॉन्वेक्स की पावर हमेशा पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर हमेशा नेगेटिव। ठीक है। और यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर। और अगर हमसे कैलकुलेशन में कहीं यूज़ करें तो एफ को पहले हमेशा सबसे पहले मीटर में चेंज करना होगा, तभी इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर की SI इकाई क्या है, तो वोल्ट है। ठीक है ना। वोल्ट इसी इकाई है पोटेंशियल डिफरेंस की, हिंदी में कहते हैं विभवांतर। ठीक है। और ये होता क्या है, ये होता है कि वर्क डन इन मूविंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स।
इसको नापा कैसे जाता है, वोल्ट मीटर से नापा जाता है, वोल्ट मापी द्वारा से मापा जाता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कूलम मान लो, एक कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है ना, आसान सा है। और यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, डिनोट कैसे करते हैं, वी से। ठीक है, वी बराबर हम जानते हैं आई आर होता है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या है, कूलम है ना, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, क्यू बराबर क्या है, एन इंटू ई। एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम होती है। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और डिनोट कैसे करते हैं, ये सिंबल है इसका ओम का। ठीक है, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मान लो एक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को जो उसमें रुकावट आ रही है, यानी कि देखो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस के अपोजिट में होता है, तो प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं कि करंट के फ्लो में जो प्रतिरोध पैदा हो रहा है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस यानी कि चालकता, चालकता की इकाई क्या है, तो देखो चालकता जी बराबर होता है 1/r, जी बराबर होता है 1/r, यानी कि आर की यूनिट तो ओम हो गई, अगर 1/ओम हो गया तो क्या आ गया, ओम की पावर -1, ओम की पावर -1। इसकी यूनिट एम एच ओ मो भी होती है, सीमन भी इसकी यूनिट होती हैं। ठीक है, ओम की पावर -1। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/r कर देते हैं, 1/r कर देंगे तो हमें किसी भी सब्सटेंस की चालकता पता चल जाएगी, यानी कि कंडक्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, ओम पर ओम की पावर -1, ओम की पावर -1, एम एच ओ मो भी इसकी यूनिट होती है। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो एक चीज़ देखो, इसमें क्या है, जो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ये होता क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस दैट शोज हाउ इंटेंसली इट विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये किसी भी सब्सटेंस की क्या है, एक ऐसा गुण है जो ये दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देकर हम देखें तो आर का फॉर्मूला एक होता है रो एल अपॉन ए, है ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रो एल अपॉन ए। तो जिसमें जो रो होता है, रो होता है, इसी को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये किसी भी सब्सटेंस का फिक्स होता है ना, ये किसी भी सब्सटेंस का रो जो है वो मेटल के हिसाब से, मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कॉपर का अलग हो गया, एल्यूमिनियम का अलग हो गया, तो सब में करंट भी तो अलग अलग फ्लो करता है, सब में करंट बराबर थोड़ा फ्लो कर सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, इसकी सिंबल है और यूनिट इसकी होती है ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है ना, यूनिट क्या सी होती है, ओम मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई इकाई क्या होती है, तो यूनिट से आप जान लें तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला भी इसकी यूनिट होती है, और एम्पियर पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट होती है, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, एक ऑप्शन वेबर में भी दे रखा था, तो वेबर मैग्नेटिक फील्ड की इकाई नहीं होती, तो इसकी इकाई क्या क्या है, एम्पियर पर मीटर, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है गॉस किसकी इकाई होती है, तो गॉस क्या है, इसको जी से डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस मेथड में यूनिट होती है। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड की इकाई होती है। और अगर हम बात करें एक गॉस की, तो एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होता है, तो गॉस भी इकाई है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है ना, गॉस किसकी इकाई है, मैग्नेटिक फील्ड की। एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं, टेस्ला भी इकाई है मैग्नेटिक फील्ड की। आगे देख लेते हैं।
व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो बैकरल। बैकरल क्या है, इसकी एसआई इकाई है, बैकरल इसकी इकाई है। इसको क्यूरी में भी मेजर करते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की। बैकरल किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो इसकी बैकरल होती है। अगर नॉर्मल इकाई की बात करें तो क्यूरी भी इसको यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर यानी कोणीय वेग की इकाई क्या है, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड क्या है, इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, फैरड। फैरड क्या है, इसकी इकाई होती है सी का, इसको सी से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला आता है क्यू अपॉन वी। क्यू यानी कि इसका चार्ज और वी यानी कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी यानी कि माइकल फैराडे, माइकल फैराडे के नाम पर इसका नाम क्या है, फैराड पड़ा था। फैराड यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन वी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होती है, वेबर। ठीक है, वेबर क्या इकाई किसकी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या क्या होती है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 1 सेंटीमीटर, 1 इंच में, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 2.54। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। आगे देख लेते हैं, 1 यार्ड में कितने मीटर होते हैं, तो 0.91। 1 यार्ड में 0.91 मीटर होते हैं। तो ये छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, 1 मील में, 1 माइल में कितने मीटर होते हैं, तो 1 माइल में होते हैं 1609.3 मीटर। अगर इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, तो 1.609 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 मील में क्या है, 1.609 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, कई बार पूछा गया है ये। 1 एकड़, 1 एकड़ में क्या है, कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, तो 1 एकड़ में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, एकड़ किसकी इकाई है, एरिया की। ठीक है ना, तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 43 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करिए। साथ के साथ आपको मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कंप्लीट साइंस, लूसेंट से कंप्लीट साइंस का आपको हम क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक्स कराएंगे, ताकि आपको क्या है, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। आपके साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षाओं की। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।